Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज लेकर हाजिर हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का एक स्पेशल एपिसोड। और आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं स्पेशल एपिसोड की तो वहां बातें भी स्पेशल होती हैं, फोकस कुछ खास होता है और आपके काम की यानी घर खरीदारों के काम की ढेर सारी बातें उसमें निकल कर आती हैं। और फिर अब तो मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि अभी अभी आया है देश का बजट जिसमें ढेर सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, खास तौर पे रियल एस्टेट को फोकस में रखते हुए। और काफी सारे अनाउंसमेंट भी हैं जो रियल एस्टेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। और आगे आने वाला है देश का आम चुनाव, और जिस साल चुनाव होते हैं उस साल रियल एस्टेट मार्केट की चाल थोड़ी और बदलती है। तो ढेर सारी बातें हैं समझने के लिए, जानने के लिए, और ये सारी बातें करने के लिए आज हमने एक बेहद खास पैनल बनाया है। हम मौजूद हैं गुजरात के अहमदाबाद में। तो एक खास पैनल से मैं आपका तारुफ कराता हूं। मेरे साथ मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरुआत करते हैं मिस्टर शेखर पटेल, सीईओ गणेश हाउसिंग। उसके बाद आर आर काबिल के, या आप कहूं आर ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि हमारे काफ़ी पुराने साथी भी हैं, श्री गोपाल काबरा साहब। मेरे राइट पर जो हैं जक्षे शाह साहब, सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी हैं, लेकिन क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। सो आपसे बहुत सारी बातें होंगी। उसके अलावा हमारे साथ बहुत ही अनुभवी वत्सल पटेल साहब हैं, जो कि एक्स सिटी प्लानर है अहमदाबाद के, और बहुत सारी पॉलिसीज़ में जो अहमदाबाद और गुजरात के लिए बनी है उसमें बड़ा रोल रहा है आपका। और साथ में है यंग एंटरप्रेन्योर निलय पटेल साहब, पार्टनर डीप बिल्डर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ढेर सारी बातों के लिए हो जाइए तैयार। ये बातें रोमांचक भी होंगी, ज्ञानवर्धक भी होंगी। शुरुआत कर देते हैं जक्षे साहब आपके साथ। देश का बजट जिसका इंतजार सबको था और रियल एस्टेट के लिए उम्मीदें बहुत थी, आपको क्या लगता है उन उम्मीदों को भी थोड़ा सरपास कर गया जितने अनाउंसमेंट आए? एक तो मैं आपको बता दूं विपिन जी कि एज ए क्रेडाई नेशनल हम बहुत खुश हैं, और मैं वित्त मंत्री श्री का और प्रधानमंत्री श्री का बहुत बहुत हम आभारी हैं और बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। बिकॉज आज़ादी के बाद रोटी कपड़ा मकान जो एक आदमी की, आम आदमी की बेसिक नेसेसिटी होती है, तो रोटी और कपड़ा में हम बहुत आगे आ चुके, लेकिन मकान में कहीं ना कहीं वो एक पिगी बैंक की तरह एक एक इंसेंटिव दिया जाता था। एक होलिस्टिक अप्रोच या फिर एक इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स हो, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स हो, जिसमें बैंकिंग रिफॉर्म्स हो, जिसमें रेरा हो, जीएसटी जैसे कानून हो और पीएमएवाई हो, ऐसा एक इकोसिस्टम हाउसिंग फॉर ऑल का सीरियस एफर्ट, इंटेंशन जो एकदम ऑनेस्ट है वो दिख रहा है। और बजट वाइज बजट आप 3 साल से देखिए, पहले जो इंडस्ट्री का स्टेटस आया, हालांकि उसमें थोड़ा काम और करना बाकी है इंडस्ट्री स्टेटस में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस में। उसके बाद रेरा आया, उसके बाद ये पीएमएवाई आया। अभी वित्त मंत्री जी ने बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग, एक ह्यूमन टच उसको दिया हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें जो पेन पॉइंट्स इंडस्ट्री के थे। तो मैं आपको कुल मिला के हम आगे वाले चर्चा में हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हाउसिंग फॉर ऑल जो स्वप्न सबको दिख रहा था 2022, एक एक साल हम जैसे गुजरते जाते हैं वो नजदीक आता दिखाई दे रहा है। चलिए, तो काफी उम्मीदें हैं और जो एक रोड मैप रखा है वित्त मंत्री ने उससे काफी उत्साहित है जक्षे जी। और जैसा उन्होंने कहा जो पिन पॉइंटेड चीजें हैं उन पर तो हम बात करेंगे। काबरा साहब, आपका एक इनिशियल रिएक्शन बजट को लेकर, और खासतौर पर अगर मैं बात कहूँ रियल एस्टेट के फोकस को लेकर? देखिए, रियल एस्टेट में जो काफ़ी डिमांड तो काफ़ी है, क्योंकि इस सेक्टर के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन फिर भी हर बजट में कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। जो इस बजट में जो एक प्रावधान दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, अगर आप 2 मकान ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एक कई लोगों के पास, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल वैसे बहुत लोगों के पास नहीं होता, लेकिन कई लोगों के पास होता है, तो पहले 1 फ्लैट की उसमें छूट थी, 1 के बदले 2 किया, तो यानी मार्केट में एक नया ग्राहक जो नहीं था वो एक नया ग्राहक एक तरह से पैदा हुआ, क्योंकि मार्केट में सबसे कमी है ग्राहक की। तो इसमें एक एडिशनल ग्राहक जितने भी लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए एक मकान लेने की वो सुविधा दी। एक दूसरा, जहाँ तक बिल्डर का देखते हैं कि जो बिल्डर की इन्वेंट्री पे जो 1 साल की इन्वेंट्री के बाद उस पर अपना रेंट बिल्डर को लगता था, एक तो वो वैसे ही माल नहीं बिकता उसकी मार में था, और ऊपर से रेंट की इनकम जो आती नहीं थी उसको भी ऐड करके उस पर टैक्स भरना था, तो उसको 1 साल का 2 साल किया। तो ये दोनों अच्छे अचीवमेंट है। इसके अलावा जो बजट में जीएसटी की जो प्रधानमंत्री अपने हर स्टेटमेंट में दे रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट में जीएसटी कम होना चाहिए, सारे एक एक करके सब सेक्टर को जीएसटी में लेना चाहिए,
तो जीएसटी की उम्मीद, जब जीएसटी काउंसिल, क्योंकि बजट का विषय अब जीएसटी रहा नहीं, तो जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि चुनाव का माहौल भी है और रियल एस्टेट को जरूरत भी है, तो जीएसटी जो कम हो जाती है, अगर 8% होती है, तो मेरे को लगता है कि जो साइकिल, जो एक अटका हुआ साइकिल है, यानी म्यूजिकल चेयर की जो चेयर गायब हो गई, वैसे एक परिस्थिति जो रियल एस्टेट की है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जीएसटी कम हो जाए। लेकिन जो सुनने में आया, शायद सरकार एक और गलती ना करे, इसके लिए इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इनपुट क्रेडिट हटा के खाली जीएसटी रखना चाहती है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस को देखते हैं तो किसी भी देश में ये इनपुट क्रेडिट का ब्रेक नहीं होना चाहिए। आज क्या रियल एस्टेट की मांग होगी, कल ज्वेलर की मांग होगी, फिर और किसी की मांग होगी, तो बड़ी मुश्किल से जो जीएसटी एक सिंगल टैक्स का एक धारा 75 साल के बाद जो आया है देश में, उसको ब्रेक ना करे। इनपुट क्रेडिट के साथ में जीएसटी 8 करना 8 करे, 9 करना 9 करे, 6 करना 6 करे, लेकिन कहीं भी, क्योंकि इससे फिर वापस जो सरकार की इच्छा है कि 2 नंबर का काम कम हो, अगर जैसे ये इनपुट क्रेडिट का काम नहीं मिला तो वापस मार्केट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और कैश का वापस एक बड़ी चलन होगी, जो सरकार की जो नियत है उसके विरुद्ध होने वाला है। जी, नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एक अच्छा अंदर का बारीक पॉइंट पकड़ा है कि आप अगर जीएसटी को लेके आ जाते हैं, कम भी कर देते हैं, लेकिन अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें नहीं देंगे तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। उसको और डिटेल में लेंगे। शेखर भाई जी, उस पे आते हैं। शेखर भाई, ATIB जो अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने वाली इनकम टैक्स की धारा है, उसको उन्होंने 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। जो सरकार का भी विजन है, आप लोगों का भी काफ़ी एफर्ट है कि अफोर्डेबल हाउसिंग आए, और हम देख रहे हैं उससे मार्केट भी बेहतर हुआ है। कितना फायदेमंद रहेगा ATIB को 1 साल और आगे बढ़ा देना? ATIB का प्रावधान जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वैसे बहुत अच्छा है। काफ़ी सारा हमने रिप्रेजेंट किया था, 2014 से कर रहे थे, 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ और ये साल ख़त्म हो रहा था, तो उसको एक्सटेंड किया 1 साल के लिए। बहुत अच्छा कदम है। हम चाहते थे कि इसको नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर ले, पर 1 साल भी अभी कम नहीं है, नेक्स्ट ईयर फिर से देखेंगे। दूसरा एक हमारा सजेशन था ATIB में, ये 60 मीटर नॉन मेट्रो के लिए और 30 मीटर मेट्रो के लिए जो लिमिट है, वो लिमिट को नॉन मेट्रो के लिए 90 मीटर और मेट्रो के लिए 60 मीटर करनी चाहिए। क्योंकि अभी इंडिया में आप देखो, पिछले 60 ईयर्स में लोगों का इनकम बढ़ा है, लोगों का एस्पिरेशन बढ़ा है। तो अभी किसी को एक बॉम्बे है तो किसी को 1 रूम और किचन के घर में नहीं रहना है, उसको एटलीस्ट 1 बेडरूम चाहिए। नॉन मेट्रो है तो नॉन मेट्रो में फैमिली, उसका फादर साथ में रहता है, छोटे बच्चे हैं, तो 3 बेडरूम का छोटा मकान कॉम्पैक्ट 3 BHK होता है 90 मीटर में। तो हमने वो प्रेजेंट किया था, होपफुली नेक्स्ट ईयर होगा। बजट में 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली टच करते हैं रियल एस्टेट को, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित या सबसे ज्यादा जो बात करने वाली बात है वो ये है कि वित्त मंत्री जी ने जो इशारा किया है ना जीएसटी को लेकर, उसकी बात सबसे ज्यादा हो रही है। जक्षय भाई, आप अपना एक पॉइंट रखना चाहते थे इसमें। जीएसटी में मैं काबरा जी से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। आज मार्केट क्या है, मार्केट आईसीयू में है। आईसीयू में आप उसको बोलोगे कि मैं आपको मलेरिया पैरासीटामोल दवा दूंगा और होम्योपैथिक इफेक्ट नहीं चाहिए। वी डोंट वांट होम्योपैथिक इफेक्ट टू द रियल एस्टेट, टू बी वेरी फ्रैंक। जो हालत है मार्केट की, डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा है, इट्स अ फ्रेजाइल स्टेट, एक कांच की तरह उसकी हालत है। नोटबंदी हुई, पहले मंदी थी, उसके बाद नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद रेरा, उसके बाद एमबीएफसी की लिक्विड क्राइसिस। तो मार्केट का हाल देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये घड़ी पहनता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये वाटर बॉटल है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये सब की प्रोडक्शन साइकिल जो है वो 1 साल से 2 साल है मैक्सिमम। 1.5 साल में सब कुछ हो जाता है। रियल एस्टेट प्रोडक्ट इंडिया की मैं आपको औषध दिखाऊँ तो कम से कम 7 से 8 साल एक प्रोडक्ट साइकिल है। उसमें आईटीसी गिनना, वापस करना, छोटे डेवलपर, बड़े डेवलपर, तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन भी है। मैं कहीं ना कहीं वो चेक करना पड़ेगा, वो काबरा जी बोल रहे हैं, लेकिन आज ज़रूरत जो है कस्टमर, जो फैन सीटर जिसको बोलते हैं, कि वो बैठे हैं कि आज वो 1 करोड़ या 50 लाख का फ्लैट लेने जाता है, 12% स्टैम्प जीएसटी, 6% स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी लैंड पे हमने भरी हुई है, तो 18 से 20% उसके दिमाग में लगता है ये कैसे मैं भरूंगा, और सरकार ये ले जा रही है। आईटीसी वापस देना है डेवलपर को, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज ज़रूरत है लोग सामने से मार्केट में आए, इंडस्ट्री चार्ज अप हो, उसके साथ 300 इंडस्ट्री जुड़ी है वो आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, मेक इन इंडिया के प्रोसेस में हम आगे जाए। बिजनेस होगा तो टैक्स होगा, उसमें ये चीज है कि उसमें 2 नंबर नहीं बढ़ना चाहिए, क्रेडाई की तरफ से मैं मानता हूं। तो एक पैकेज है, अभी तो क्या आने वाला है हमको पता नहीं है, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। 5% विदाउट आईटीसी, लेकिन उसके साथ जॉइंट डेवलप, जहां जहां लैंड आती है वहां नहीं होना चाहिए, जॉइंट डेवलपमेंट है, टीडीआर है, लॉन्ग लीज है, ये काफी स्लम डेवलपमेंट है, रिहेबिलिटेशन में काफी चीजों में जो ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हैं वहां नहीं होना चाहिए। ये पैकेज होगा
तो नंबर 1 कॉस्ट नहीं बढ़ेगी डेवलपर की, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। वसल साहब, एक चीज जो डायरेक्टली मैं नहीं कहूंगा रियल एस्टेट के लिए हुई है, लेकिन सिग्निफिकेंट बहुत होगी, वो है कि वित्त मंत्री ने जो 5 लाख तक की इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया है, रिबेट बढ़ा दिए, स्लैब नहीं रिबेट बढ़ाई है। तो उसमें भी 3 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने उस समय एक फिगर भी दिया कि लोग आते हैं और अगर उसका फ़ायदा व्यापारी वर्ग लेता है तो वो शायद और भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, डायरेक्ट इनकम टैक्स पेयर्स तो लेते ही हैं। आपको क्या लगता है वहाँ से भी एक डिमांड जनरेट होगी, और खासतौर पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग, जो मान लीजिए पति पत्नी 5-5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख की इनकम बना रहे हैं घर के अंदर और टैक्स फ्री हो जाती है, तो हाथ में थोड़ा पैसा आ जाता है। बिल्कुल सही बताया आपने, वित्त मंत्री ने अपना काम कर दिया। मार्केट में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, बट वो जो डिमांड है उसको कैटर करने का काम डेवलपर करेगा, बट डेवलपर के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट को अप्रूवल करना ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, अभी लोकल गवर्नमेंट का काम ये है कि कितना जल्दी वो प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करे, कितना जल्दी उसको मार्केट करे, क्योंकि रेरा आने के बाद विदाउट अप्रूवल आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। दूसरा कि बजट की वजह से और जो ग्रुप को टारगेट किया गया है कॉमन मैन, तो वो ऑब्वियसली उसको लोन लेना ही पड़ेगा, और लोन लेके जब काम करेंगे तो उसका प्रोजेक्ट परफेक्ट अप्रूव्ड होना ज़रूरी है और टाइम पे कंप्लीट होना भी ज़रूरी है। तो अभी ज़्यादा जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट पे आ रही है कि जितना हो सके उतना, जैसे हमने गुजरात में किया है कि ऑनलाइन डेवलपमेंट परमिशन मिल रही है, तो बाकी लोगों को भी ये दिशा में सोचना पड़ेगा कि कैसे हम हैंड टू हैंड मिला के ऐसे प्रोजेक्ट अप्रूव करें कि जिसकी तरह ऑल कॉमन मैन जो है उसका एक ड्रीम है उसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। राइट। नीले भाई, जैसा जो जिस पॉइंट पे छोड़ रहे वत्सल जी, अगर आपने बजट और देखा हो तो वित्त मंत्री ने जो पिक्चर है, फिल्म्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री को कहा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे। शायद उनका मतलब ये था कि जो भी सारे प्रोसेस होते हैं वो एक बार में पूरे, इच्छा की होगी कि यही बात रियल एस्टेट के लिए बोल देते। रियल एस्टेट में ऐसा इवेंचुअली होगा ही होगा, जैसे हम लोग ऑनलाइन प्लान पासिंग का सिस्टम चालू कर रहे हैं, जो इवेंचुअली बिगिनिंग में चालू किया है, फिर अभी ऑफलाइन पैरेलल में चल रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट ऑनलाइन इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो ऑनलाइन प्लान पासिंग सिस्टम जैसे डिप्लॉय हो जाएगा, वैसे ही आज हम लोग मिल रहे हैं एनए परमिशन ऑनलाइन लेने के लिए। और जो मैं जान रहा हूँ कि एनए परमिशन ऑनलाइन देश में पहली बार गुजरात में, देश में पहली बार हो रहा है ये, तो उसके लिए भी हम आज हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर से मिल रहे। तो अगर इस तरीके की ट्रेंड चालू रही, कंसीडरिंग ऑल द ड्यू डिलिजेंस बीइंग डन विद बाय द कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट, तो आई थिंक सिंगल विंडो क्लियरेंस की तो बात ही नहीं है, जीरो विंडो क्लियरेंस की बात हो जाएगी। सही बात है। शेखर भाई, एक जो बड़ा मुद्दा है जिसको अभी जक्षे भाई ने भी कहा, कावरा जी ने भी कहा, लिक्विडिटी वाला, कुछ घटनाएं इस तरह की हुई जिसकी वजह से लिक्विडिटी की थोड़ी स्थिति और टाइट हो गई, और अर्थव्यवस्था है ऊपर नीचे तो होती है, वो एक जैसी चलेगी तो फिर क्या बात है। तो अब ये कितना बड़ा मुद्दा रह गया। बाकी चलिए हम चीज़ें सुधार रहे हैं या चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं, डिमांड भी जनरेट हो रही है, लेकिन अगर लिक्विडिटी वाला हाथ जो है वो थोड़ा टाइट रहा तो कितनी तकलीफें हैं। लिक्विडिटी के लिए सबसे अच्छा पीरियड आ रहा है इलेक्शन। तो इंडिया में जब नेशनल इलेक्शन होता है तो मेरा एक हिसाब है 25-30 हजार करोड़ का पूरे देश में खर्चा होता है, और वो जो खर्चा होता है वो पैसा कॉमन मैन के पास जाता है, क्योंकि एक होर्डिंग पेंट करने वाला है या गाड़ी चलाने वाला है और बाकी सब तरीके से वो गिफ्ट सब होता है। तो कॉमन मैन के पास ये 25-30 हजार करोड़ का डायरेक्ट लिक्विडिटी आता है। तो जब भी आप पिछले कई इलेक्शन उठा के देखेंगे तो जितने भी नेशनल इलेक्शन हुए हैं उसके बाद के एक साल मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है। उसके 2 रीज़न है, एक तो लिक्विडिटी, ये 25-30 हजार करोड़ की लिक्विडिटी आती है, और दूसरा रीज़न है कि जो नई गवर्नमेंट आती है उनका हनीमून पीरियड होता है। तो हनीमून पीरियड में पहले साल में सब काम अच्छे करते हैं, तो ये 2 रीज़न से मार्केट अच्छा ही रहने वाला है। तो आपने इलेक्शन का तार छेड़ ही दिया, जिसके आगे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच काबरा जी, अगर पूरे हाउसिंग सेक्टर को इस वक्त देखें तो हमने 3-4 क्वार्टर से देखा है कि धीरे धीरे उसमें एक बढ़त आनी दिख गई, लेकिन वो बढ़त ज़्यादा करके इस समय फोकस्ड है अफोर्डेबल हाउसिंग पे। सरकार का फोकस भी है, लेकिन अगर आप पूरे मार्केट को देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग उसका एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपको चलाने तो उसके हर सेगमेंट को है। तो क्या थोड़ी और होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होगी?
हॉलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होगी, उस पर आता हूँ मैं, लेकिन दो चीज़ चल रही है मार्केट में भी, एक अपना लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग और कमर्शियल, बिल्कुल सही। अब देखिए जब जब कमर्शियल चलता है उसके बाद रेसिडेंशियल की साइकिल आती ही आती है। तो आज बम्बई को देख लो, बेंगलोर को देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, अहमदाबाद देख लीजिए, लगभग पूरे भारतवर्ष में कमर्शियल की डिमांड काफ़ी अच्छी हुई है। और एक ये साइकिल है हमेशा, जैसे बम्बई का एग्जाम्पल देता हूँ, थाना में जो TCS का बड़ा सेंटर हीरानंदी के प्रोजेक्ट में थाना में आया, उसमें 25,000 लोग काम कर रहे हैं। अब उसके आसपास का जो 5 किलोमीटर का एरिया है पूरा का पूरा रेसिडेंशियल, पूरा थाना अलग होगा, लेकिन वो TCS के आसपास का एरिया जो 25,000 लोगों का है, क्योंकि उसमें 5,000 या 7,000 लोग बाहर से आएंगे, आइदर दे विल गो फॉर रेंट या फिर अपना वो खरीदेंगे, तो एक वो मार्केट डेवलप हुआ। वैसे ही आज बेंगलोर में IT थोड़ा समझो वहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे जो नए नए सेक्टर IT से भी आगे, जहाँ दे कैन अफोर्ड मोर रेंट, दे वांट मोर टैलेंट, वो बेंगलोर में आ रहे हैं। हैदराबाद में देखिए कमर्शियल, आज बिल्डर की ताकत भी बताता हूँ, एक एक बिल्डर जो है अपना 2 मिलियन स्क्वायर फीट 16 महीने में और 18 महीने में फिट आउट के साथ बनाने की, देने की ताकत रख रहे हैं। तो मार्केट में कमर्शियल, आज बम्बई में देखिए रेंट बढ़ा है कमर्शियल का, कमर्शियल सिर्फ है, तो कमर्शियल और अफोर्डेबल ये दो चला। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरफ नीचे से आपका अफोर्डेबल्स के बाद लोग उससे एक थोड़े लेवल ऊपर जाएंगे, और वैसे ही जो कमर्शियल है, जब कमर्शियल बढ़ेगा तो नेचुरली कमर्शियल, जैसे शेयर बाजार में होता है, पहले ए ग्रुप चलता है, बाद में बी ग्रुप चलता है, तो रियल एस्टेट में भी जब जब कमर्शियल चला है तो 6 महीना हो सकता है, 8 महीना हो सकता है, लेकिन उसके बाद रेसिडेंशियल चलना शुरू होता है। जक्षय साहब, क्या रेरा के बाद अब भी कुछ ऐसा बाकी है जहां और आपकी तरफ से थोड़े प्रयास होने चाहिए, ट्रस्ट बने? रेरा अपनी जगह काम कर रहा है, वो एक मैकेनिज्म है। मेरे हिसाब से क्रेडाई के जो ऑर्गेनाइज डेवलपर हैं कहीं ना कहीं वो तो पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं है। रही बात ट्रस्ट की, रेरा को और पावर टीथ देना पड़ेगा, एम्पावरमेंट और देना पड़ेगा। जो दो चीज़ है, एक है जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं जी। दूसरा है कि आगे है, पहले मैं आगे की बात कर रहा हूँ। आगे में आप बताइए 2 साल में, अभी तो गवर्नमेंट के पास सब रेरा आपके पास पूरी डिटेल है, आने वाले साल में क्रेडाई की तरफ से आपको सही डेटा देंगे, आपको कौन से एरिया में कितना स्क्वायर फीट, कितना माल बिका, कितना प्रोजेक्ट है, कितनी उसकी लागत है, सब आपको देंगे। जहाँ जितने भी रेरा चेयरमैन में कितनी आप, एक तो कंप्लेंट्स आई वो आप चेक कर लीजिए, जितने प्रोजेक्ट लॉन्च है उसके सामने वेरी मिनिमल। जो कंप्लेंट्स आई है, हमने 2 स्टेट में, खास करके महाराष्ट्र में काफ़ी उसमें रिकन्सिलिएशन में डेवलपर ने साथ में बैठ काफ़ी हमने उसको सुलझाया है। हम चाहते हैं कि सब रेरा चेयरमैन और सब स्टेट गवर्नमेंट रिकन्सिलिएशन में क्रेडाई जैसे डेवलपर्स को वहाँ पर साथ में बिठाए, क्योंकि हम समझ पाएंगे। रही बात जो आपने बोला कि स्ट्रेस प्रोजेक्ट है, जहाँ प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं डेवलपर की या फिर देखना पड़ेगा कि किसकी अगर भूल है अंदर, उसमें हम चाहते हैं कि रेरा को अंदर दायरे में डेवलपर आ जाता है, कस्टमर आ जाता है और ब्रोकर आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी उसमें लाना पड़ेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक तो है ब्रांड इमेज तो सुधर ही रही है और सुधरेगी, और आने वाले साल में और हम ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन अगर जो पिछला हुआ, जो एक बीत गया, जो गुजरा जमाना है, उसको ठीक करने के लिए जल्दी से जल्दी रेरा को ज़्यादा टीथ देने पड़ेंगे। ठीक है वत्सल जी, यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, आप तो सीधे तौर पर रेरा से जुड़े भी हैं, कि एक तो 2 तरीके से हम देखें, जो बात जक्षय भाई भी कर रहे हैं, कि एक तो पुरानी चीज़ है, देखिए पुरानी तो जो गलतियां हो गई, गड़बड़ियां हो गई, अब उसको कैसे सुधारेंगे वो एक बात है, लेकिन रेरा आने के बाद ये इंपॉर्टेंट है कि क्या अब वो गलतियां होना बंद हो गई? तो मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी चेक लेना चाहता हूं कि नए जो अब नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, वो अप टू मार्क आ रहे हैं, अप टू द स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रेरा आ रहे हैं, और उनमें कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रेरा आने के बाद बहुत सारी अवेयरनेस बिल्डर लेवल पे हो रही है, और जितने भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली गुजरात में होते हैं वो अप टू मार्क होते हैं। और कभी जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है बिफोर रेरा, उसमें अभी भी कंप्लेन आ सकती है या आती भी होगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी नए हैं, जो न्यू प्रोजेक्ट की तरह रजिस्टर्ड हुए हैं, वो प्रोजेक्ट में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है बिल्डर की तरफ से, फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल डिसिप्लिन बहुत सारी आई है, क्योंकि रेरा इटसेल्फ इतना अच्छा लॉ बनाया है कि क्वार्टरली सब डिटेल देना पड़ता है और बहुत ट्रांसपेरेंसी है उसमें। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगले 2 साल में तो मेजॉरिटी जो खराब कम करने वाले लोग थे वो तो इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, अगर वो अपने को इम्प्रूव नहीं किया तो। नीले, आप बिल्डर हैं और यंग एंटरप्रेन्योर हैं, मुझे ये लगता है यंग लोगों की तरफ पूरा देश देखता है, हमारे प्रधानमंत्री भी उधर ही देखते हैं।
तो रेरा आने के बाद जो एक कंप्लायंस के लेवल है, हर कोई चाहता है कि वो अच्छा काम करे, कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता, जहां तक मैं मानता हूं कि वो दिखे कि बाद में खराब हो गई, इमेज बिगड़ गई। लेकिन अब एक रूल सामने है, सेट ऑफ रूल्स हैं, उसके मुताबिक काम करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, क्योंकि रियल एस्टेट एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये मैं समझता हूँ। जो विथ टाइम ऑब्वियसली विल गेट बेटर, क्योंकि रेरा का भी लोड इनिशियली बहुत था, अभी रेरा का लोड नहीं है। सो कंप्लायंस एज अ डेवलपर, सभी डेवलपर आई थिंक मॉरली रेरा का कंप्लायंस करते ही है। कहीं कुछ मतलब आप गलती, कह रहे हैं कि वो सोच जो है वो बदल गई है। हाँ, सोच बदल गई है, तो वो गलतियां ऑब्वियसली अब कम हो गई है। दूसरा, एक ऐसा कह रहा हूं कि रेरा इज मोर कस्टमर ओरिएंटेड, कि कस्टमर को कहीं इनजस्टिस ना हो। मेरा एक ऐसा भी मानना है कि रेरा शुड ऑल्सो फोकस ऑन द डेवलपर ओरिएंटेशन, कि भाई डेवलपर कहीं गलती हो गई है, और जैसे आपने एनसीआर के कोई मुद्दे बताए, तो कहीं गलती हो गई है, अब आज के दिन में क्या है कि फंस गया है, तो उसको बाहर कैसे निकाले। जब डेवलपर बाहर निकलेगा तभी तो वो अटका हुआ प्रोजेक्ट बाहर निकल के कस्टमर को घर मिलेगा। तो रेरा विल हैव टू सी बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन्स। इस हफ्ते के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूं, लेकिन अगले हफ्ते इन सभी लोगों को लेकर, ये मेरा प्रॉमिस है, दोबारा आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.